नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपीस की, सीबीडीसी की, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको याद होगा हमने इस पर कई शो किए हैं। बात कुछ यूं थी कि जब क्रिप्टो करेंसी की धूम मचना शुरू हुई तो आरबीआई ने कहा कि हम अपनी एक खुद की ऐसी करेंसी लेकर आएंगे जो कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, उसी पे आधारित एक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे। वैसे ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने कहा था, लेकिन भारतीय सेंट्रल बैंक ने ये करके दिखा दिया है और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ चुकी है। आ तो ये पहले गई थी, लेकिन अब ये आपके डिस्पोज पे आ गई, यानी कि आप इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं ये एक इश्तेहार आपको दिखा रहा हूँ, इस पर थोड़ा क्लोज इन करेंगे। ये 2-3 दिन में ही अभी आरबीआई ने पेपर में देना शुरू किया है और वो कहते हैं कि अब कैश आपके पर्स में, और वो कह रहे हैं डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और बाकायदा वो एक क्यूआर कोड यहाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको स्कैन करिए। और यहाँ पर कुछ पायलट बैंक्स हैं जिन्होंने इसके ऐप निकाल दिए, करीब 10-12 बैंक्स हैं। निश्चित तौर पे आपका भी बैंक उसमें आ जाएगा और यहाँ से आपको वो सूची मिल जाएगी। आप जाके अपने बैंक का, मसलन आप अगर आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं, अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, अगर आप एचडीएफसी के ग्राहक हैं, वो ऐप आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस ऐप में आप जुड़ जाएंगे। आपके पास वो ऐप आ जाएगा जिससे आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी क्या है अब वो मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूं। तो देखिए, मैंने वो ऐप भी डाउनलोड करके रख लिया। अब मैं अपने फ़ोन में आपको ऐप भी दिखा देता हूं। तो कुछ ऐसा दिखता है ऐप, देखिए ये इस तरीके का दिखता है। गांधी जी का फ़ोटो है यहाँ पर, और चूंकि मेरे पास एक प्राइवेट बैंक का ये ऐप है तो मैंने उसको डाउनलोड किया है यहाँ पर। और देखिए, मुझे ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी, हम अभी भी आपको बता देंगे, हमारे सहयोगी उसको आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन ऐप आने के बाद ऐसा, आप देखिए इसमें अलग क्या है। वैसे तो आप कहेंगे कि ये यूपीआई की तरह ही है जिसमें किसी को पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मेरा लॉगिन है तो चलिए मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब इसमें सेंड, कलेक्ट, लोड और रिडीम, ये 4 ऑप्शन है। तो लीजिए मैं लोड करने के लिए जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 रुपये का नोट है, आप देख सक रहे हैं, 5 का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का ऑप्शन है, 50 रुपये का। मैं कुछ नोट इसमें जोड़ता हूँ। 50 रुपये मैंने जोड़ लिए, 100 रुपये मैंने इसमें जोड़े, 150 रुपये हो गए। लोड डिजिटल रुपी। अब मैंने इसमें डिजिटल रुपी को लोड किया और ये 50 और 100 के नोट इसके अंदर जोड़ देगा। देखिए सक्सेसफुल भी हो गया, उसने दिखाया कि ये पैसे जुड़ गए हैं। और उसके बाद मेरे पास कितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं वो भी मुझे मेरी वॉलेट में दिखने लग जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मेरी वॉलेट में कितने पैसे आ गए हैं और वो किस तरीके से आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं होम पर जाऊँगा और 1 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर रिडीम है। अब ये मेरे पास देखिए 5 के 2 नोट हैं, 10 के भी 2 नोट हैं, 20 रुपये के 2 नोट हो गए, 50 के भी 2 नोट हैं और मेरे पास कुल मिला के यहाँ पर इस तरीके से, और 100 रुपये का 1 नोट है। मैं चाहूँ तो रिडीम भी कर सकता हूँ, इनको सब आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कॉइन्स के भी ऑप्शन है। फिलहाल मैंने कॉइन जोड़े नहीं है, लेकिन 50 पैसे का कॉइन और 1 रुपये का कॉइन यहाँ पर जुड़ सकता है। लोड में जाता हूँ, कॉइन के ऑप्शन में जाता हूँ, देखिए 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है। अब खास बात इसमें ये होने जा रही है कि ये जो मेरे वॉलेट में जुड़ रहा है ना, 10 का नोट, 20 का नोट, ये कोई ऐसे फोटोग्राफ नहीं है जो जुड़ रही है। इसके पीछे बाकायदा एक सीरियल नंबर वाला नोट है जो डिजिटल फॉर्म में है और यही इसकी खासियत है। अब बाकी का ये यूपीआई की तरह है कि आप किसी को नाम से ये भेज दीजिए, किसी का नाम डाल के, जैसे आप यूपीआई में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये आप किसी को भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल रुपी के आने का मतलब क्या हुआ, इससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या इसके फायदे हैं, फिर यूपीआई से ये कैसे अलग होगा, इसको मैं अगर यूज करूं तो क्या कुछ डिफरेंट है। भाई नोट रखे जरूर है, अच्छी बात है, लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट पेमेंट करता हूं, तब मेरे लिए मन में नोट का ख्याल तो आता नहीं है। तो क्या मतलब है इन सब का, चलिए वो सारी बातचीत मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि इसको कैसे
आप डाउनलोड करेंगे, उसका डेमो भी तैयार है, आपको वो दिखा देते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन दोनों काफ़ी चर्चा में है। लगभग सभी बैंक्स ने ऐप्स लॉन्च किए हैं इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, और काफ़ी कन्वीनियंट है, इससे ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बैंक का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आपको लगभग सभी बैंक्स का जो सीबीडीसी ऐप है वो दिख जाएगा। तो जैसे मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और आपको पहले इंस्टॉल करना है इसको। बहुत ही आसानी से क्विकली ये इंस्टॉल हो जाता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है। आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हैं तो जैसा कि यूपीआई में है, तो जब आप ऐप इंस्टॉल हो गया तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे। इससे पहले अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो का भी ऑप्शन है। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा फ़ोन और मैसेज को मैनेज करने के लिए। आपको इसे एक्सेप्ट करते जाना है। जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं फिर कुछ और डिटेल्स आपको दे जाएंगे, आप इसे स्किप कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपका ये सिम कार्ड जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, जो जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है आप उसको वेरीफाई करेंगे। अब ये सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपसे कंटिन्यू जैसे ही करते हैं तो इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल्स मांगेगा, मसलन ये कि आपको पहले अपना जो पिन या बायोमेट्रिक पैटर्न जो है वो उसे सेट करना है। जैसे मैंने इसका पिन सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद ये सेकेंड स्टेज है। यहाँ पर आपको जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिख के आ चुका है, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल मैंने केवाईसी नहीं किया है। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपको एक वॉलेट का पिन जनरेट करना पड़ेगा जो कि 6 डिजिट का होगा। इसे भी मैं जो है फ़िलहाल करता हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने वॉलेट का पिन भी जनरेट किया है। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। जब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर इसमें फिर आगे की जो जानकारी है वो मांगी जाती है। मेरा जो अकाउंट लिंक्ड है उसकी जानकारी यहाँ पे है। हम इसे फिर कंटिन्यू दबाएंगे। अब ये लास्ट डिटेल है। यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट है इसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है उसके जो आखिरी 6 डिजिट है उसे देना है और जो एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब जब आप ये अपना पिन डाल देते हैं तो आपके पास ये जो है अब आपका सेटअप हो चुका है। अब इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपके पास है। आपको सेंड, कलेक्ट, लोड और रिडीम जैसे इंफॉर्मेशंस हैं। यहाँ पे आप किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो आपके पास कई सारे डिनोमिनेशन है। 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जो नोट हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप अपलोड कर सकते हैं। और एक बार अपलोड करते हैं तो फिर आप जैसे QR कोड के माध्यम से या अकाउंट डिटेल के माध्यम से आप उसे जो है दे सकते हैं। और बिल्कुल आप जब एक बार किसी को पेमेंट कर देते हैं तो इस तरह का जो लिस्ट है वो आपके सामने बन के आ जाता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है, UPI जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपको बिल्कुल नोट बन के आएगा। आप नोट को सेलेक्ट करके अपने वॉलेट में लोड कर सकते हैं और इसी तरह से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और लगभग सभी बैंक्स ने यही सिस्टम अपनाया है, यही तरीका अपनाया है और इस तरीके से आप जो CBDC की जो ई-रूपी है उससे पेमेंट कर सकते हैं। रोहन शुक्रिया। तो रोहन करके ले आए ये पूरा का पूरा डेमो आपके लिए। उसके बाद की चीज़ें मैंने आपको अपने फ़ोन पर बताई थी कि मैं कैसे अपने वॉलेट में पैसे जोड़ सकता हूं, उससे पैसे निकाल सकता हूं, अपने चॉइस के नोट उसमें डाल सकता हूं, या फिर उनको रिडीम करना चाहूं कि भाई मुझे कुछ नहीं रखना, मेरे को वापस मेरे पैसे बैंक खाते में डाल दिए जाएं, अलग अलग कोई डिनोमिनेशन मुझे नहीं चाहिए। तो सब कुछ हो सकता है। नाउ बड़ा सवाल ये है कि इन सब का क्या मतलब और क्या फ़ायदा। हमारे साथ 2 खास यहाँ आज हमने बुलाए इस चीज़ के लिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम साहब और प्लूटो वन के को फाउंडर रजत गुलाटी, आप दोनों का स्वागत है। स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ पर मैं अपने गेस्ट के साथ लेकर जाता हूँ। किशोर जी, पहला सवाल मेरा यही कि ये अच्छी बात है CBDC आ गई, लेकिन एक यूज़र के एंड पे, मेरे एंड पर वो काफ़ी हद तक एक UPI जैसी चीज़ ही मुझे लगी जब मैंने इसको करके देखा। तो इसके पीछे का पर्पस क्या है? क्या ये यूजर से ज्यादा RBI के लेवल पे या सरकार के लेवल पे काम की चीज है जहां पर उनको सारी चीजें डिजिटलाइज फॉर्म में मिलेगी, या फिर एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें अब कुछ आगे अलग एक्सपीरियंस होगा? ओके, धन्यवाद। मैं पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि यार 2 यूज है, दोनों तरफ यूज है। गवर्नमेंट के माध्यम से अब आप अगर देखो तो
आरबीआई को बहुत खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि उन्हें प्रिंट नहीं करना पड़ेगा नोट, या जाते जाते आगे जिन दिनों हम देखते जाएंगे प्रिंटिंग ऑफ द नोट, जो फिजिकल करेंसी होते हैं, वो बहुत कम हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई के ये माध्यम से डिजिटल करेंसी से आपको एक एडवांटेज होगा कि आपको नोट को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन जो करेंसी होती है वो सर्कुलेशन नहीं रहती है, वो मेरे हाथ से आपके हाथ, आपके हाथ से किसी के और के हाथ में ये सर्कुलेट होती है, तो ये नोट्स सॉइल्ड हो जाते हैं। तो फिजिकल करेंसी ना मेंटेन करने की वजह से ये सॉइल्ड नोट्स और नोट्स की बर्बादी, टूटी फूटी, ये सब कुछ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है सरकार की एंड से। मगर जैसे आपने बोला कि आपकी तरफ से, कॉमन मैन की तरफ से यूपीआई और इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं, मगर इसमें कुछ फर्क हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यूपीआई से जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कि मैंने ट्रांसफर किया अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में, लेजर एंट्री तो तभी का तभी हो जाता है बैंक में, मगर कभी कभार ट्रांजैक्शन सेटलमेंट जो बोलते हैं वो कभी टाइम लग सकती है। यानी कि आज के जमाने में हम ऐसी सिचुएशन में आ गए इंटरनेट में कि मैंने कैब ड्राइवर को 100 रुपया या 200 रुपया दे, वो इंस्टेंटली उसके खाते में जमा हो जाता है, मगर ये सेटलमेंट बेसिस है। मगर डिजिटल करेंसी मेरे वॉलेट से आपके डिजिटल वॉलेट में जाएगी, वो इंस्टेंट सेटलमेंट होगी। ये पहला एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी बोलिए आप उसको, अगर मैंने अपने वॉलेट से डिजिटल करेंसी लेके रखा तो वो मेरे बैंक से निकालने का सिमिलैरिटी हो गया और उसमें मुझे ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं डिजिटल वॉलेट में अपने 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया दूं, उसमें ब्याज मुझे नहीं मिलेगा। पब्लिक को ये जानना है। और तीसरी बात ये है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो हम बोलते हैं उसमें बहुत बेनिफिट हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है कि एनोनिमिटी। अगर मैंने आपको भी पैसा यूपीआई से ट्रांसफर किया तो हम एनोनिमस नहीं रह सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक हो जाएगी और सामने वालों को पता चल जाएगा। मगर जाते जाते हम टेक्नोलॉजी में ये देखने को हमें मिलेगा कि इसमें एनोनिमिटी भी रहेगा, मतलब हमारी पहचान या एक्सपोजर नहीं रहेगा। और जो फ्रॉड्स होते हैं, जो करेंसी फ्रॉड्स होते हैं, बैंक फ्रॉड्स होते हैं, उसमें भी ये थोड़ा हेल्प करेगा और इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मगर ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो यूपीआई यूज करते हैं उन्हें शायद कॉमन यूसेज में ये लगे कि यूपीआई और ये करीबन सेम है, मगर फर्क फंडामेंटल है। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसा उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफर करते हो। डिजिटल करेंसी एक्चुअल करेंसी है जो आपके फोन में है, यही फर्क है। और ये प्लेटफॉर्म नहीं है, डायरेक्टली मैं पैसा आपको हाथ से देने के बजाय फोन से दे रहा हूं, वही नहीं। बस इसीलिए आरबीआई लिख भी रहा है कि अब कैश आपके फोन में, डिजिटल रुपी, डिजिटल इंडिया, वो ये बात कह रहा है। रजत साहब, यहां पर इस इश्तिहार में जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, एक और चीज लिखी जिसका जिक्र अभी सुब्रमण्यम साहब ने भी किया। मर्चेंट कैन गेट इंस्टेंट सेटलमेंट इन सीबीडीसी एट जीरो कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? नमस्कार विपिन जी। पहला मतलब तो वही हुआ जो यूपीआई के साथ था कि जैसे ही पेमेंट आप करते हैं तो जो रिसीवर है, जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, उनको इंस्टेंटली रिसीव हो जाता है। पहले मर्चेंट पेमेंट्स आप जो कार्ड से करते थे, जो हमने पहले चेक से करते थे, चेक में हफ्ता 10 दिन लगते थे पैसे अकाउंट में आने में। क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में अभी भी T+1 का सेटलमेंट है, क्रेडिट कार्ड में T+2 का है, मतलब 2 दिन बाद, ट्रांजैक्शन होने के 2 दिन बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में आता है, सारे चेक्स वगैरह होके। इसके साथ सीबीडीसी के साथ, ई रूपी के साथ, क्योंकि सारे चेक्स पहले से हो चुके हैं, ये आपने अपना ई रूपी का वॉलेट कहीं अपने अकाउंट से लोड किया, फिर ये वॉलेट में आ गया और वॉलेट के लोड होने वाले प्रोसेस में जितने चेक्स थे इस पे, फ्रॉड का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, आपकी आइडेंटिटी का, ये सारे चेक्स उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो जब आप अगर पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट को, किसी पीयर को, मतलब एक दूसरे को भी, तो ये चेक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इनके होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अब उस मर्चेंट के वॉलेट के साथ ट्रांजैक्शन होती है तो ये पैसा उनके अकाउंट में पड़ा है। यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। मैं 2 चीजें उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज उसमें ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये ट्रांसफर हो कैसे रहा है। यूपीआई पेमेंट का जरिया है। पेमेंट क्या, ट्रांसफर क्या हो रहा है उस पेमेंट में? पैसे हो रहे हैं आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ये सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में जा सकते हैं, सेविंग से सेविंग में भी जा सकते हैं। सीबीडीसी के साथ ये फर्क है, अब ये जो पैसा है वो ही आपके वॉलेट में अब अलग जरिए में पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जरिए में पड़ा है।
जो आपके अकाउंट, सेविंग अकाउंट से जो आपने अपने बैंक के खाते से उठा के वॉलेट में लोड किया, वो आपने एक्चुअली एक कन्वर्जन की। आप सोचिए कि आपने रुपी से डॉलर में किया, अब आपने क्या किया, रुपी से ई रुपी में कन्वर्ट किया। ये वो वाला कन्वर्जन है। और अब आपके जो वॉलेट है उसमें एक्चुअली पैसे पड़े हुए हैं। उसमें अब यूपीआई में पैसे नहीं पड़े होते, यूपीआई में पैसे अकाउंट में ही रहते हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर होते हैं तब एक ट्रांजैक्शन होती है। यूपीआई तब इन्वोक किया जाता है, तब उसका काम आता है जब वो ट्रांजैक्शन होती है। बट ई रुपी एक एक्चुअल करेंसी है और डिजिटल करेंसी है जो आपके अब फोन में ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, इसके मल्टीपल जरिए होने वाले हैं। आज की डेट में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप क्यूआर कोड से कर पाएंगे। जिन बैंक के आपने नाम लिए, आज की डेट में वो इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें यूपीआई की पेमेंट और ई रुपी की पेमेंट सेम क्यूआर कोड के थ्रू हो सकती है। बट ये हर क्यूआर कोड पे अभी लागू नहीं हुआ है। तो जो पेमेंट के जरिए है वो सेकंड बन जाते हैं, पर जो एक्चुअल चीज ट्रांसफर हो रही है वो करेंसी हो रही है। पहले आपका रुपी ट्रांसफर हो रहा था, अब ई रुपी ट्रांसफर हो रहा है। ये एक दूसरे के डिफरेंट वर्जन्स हैं, बट ये अलग हैं एक दूसरे से। तो यहां पे जो आपने सवाल पूछा कि इंस्टेंटली सेटल कैसे हो रहा है, कि उसको ई रुपी तो उसी टाइम मिल गया, पर उसको अब इस पे अगर इंटरेस्ट अगर वापस कमाना है, अपने अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, तो उसको भी ये पहले जो चौथा ऑप्शन आपकी ऐप में आया रिडीम का, उसे पहले रिडीम करना पड़ेगा। क्योंकि सीबीडीसी का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि वो स्टेबल होती है। दैट मीन्स आज का 1 रुपया आज से 100 साल बाद भी 1 ही रुपया रहेगा। इसका एक इंप्लीकेशन ये है कि उस पर कोई ब्याज नहीं चढ़ सकती, वो कोई वैल्यू गेन नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। बट हमारे सेविंग्स अकाउंट से हमें और भी फायदे मिलते हैं। इसलिए ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि जो रिटेल यूजर है उसके लिए क्या फायदा। जो मर्चेंट है उसका तो करंट अकाउंट ही चल रहा था, वो वैसे भी कुछ नहीं कमा रहा था। जी, तो एडिशनल सवाल मैं लूं रजत जी, इससे पहले कि ब्रेक लूं, कि देखिए यूपीआई में तो पिछले दिनों वो मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे 2000 रुपए और उसके ऊपर चार्जेस की बात आ रही थी। ये कह रहे जीरो कॉस्ट। तो मतलब क्या मैं किसी को लाख रुपया भी इस तरीके से भेज दूं मर्चेंट ट्रांजैक्शन में, तो वहां कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी है किसी को? जी, ये सब कुछ आरबीआई के थ्रू है, तो कोई कॉस्ट नहीं है। ये आरबीआई टू आरबीआई की सेटलमेंट है। ओके, तो ये एक अच्छी बात हो सकता है कि फिर आगे मर्चेंट कहे कि मुझे आप डिजिटल रुपी या सीबीडीसी में आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो एक रियल पेमेंट है। ऐसा ही है जैसे आप किसी को कैश दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि डिजिटल फॉर्म में। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, और ब्रेक के बाद मैं इससे जुड़े कुछ और सवाल जो कि दर्शकों के मन में हैं वो पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली में आगे चलते हुए इसके क्या और रूप हमें देखने को मिलेंगे। क्या तब बाकी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ इसी तरह के ट्रांजैक्शन होते रहेंगे? क्या कल को हमारी सैलरी भी इसी फॉर्म में आएगी? ये कुछ सवाल है मन में, जरूर इन पे बातचीत होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, जहां पर अब बाकायदा एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ही इसको कह लेते हैं, इश्तिहार देखिए आरबीआई ने सबसे आग्रह किया है कि आपके अपने अपने बैंक्स के जो ऐप बनाए हैं उन्होंने सीबीडीसी के, उनको आप अपने फ़ोन में लीजिए और उसके बाद आप बाकायदा जो कैश आप जिसे कहते हैं ना, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, वो सब अपने फ़ोन में रख सकते हैं। एक्चुअल करेंसी जहां एक नंबर होगा, जैसे आपके नोट पर एक उसका नंबर होता है सीरीज़ का, बाकायदा वैसा एक नंबर बैकअप हो रहा होगा पीछे एक्चुअल नोट की ही तरह, जो कि आपके फ़ोन के अंदर होगा। राइट, अब इसके और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? सुब्रमण्यम साहब, एक और चीज़, क्या आगे चलते हुए फॉर एग्जाम्पल कि किसी की सैलरी वो पूरी की पूरी, अभी तो क्या है, मुझे सैलरी मिलती है, वो बैंक में जमा होती है, अलग बात है कि हम उसको बैंक से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं और यूपीआई के थ्रू तमाम पेमेंट्स कर लेते हैं, कैश थोड़ा बहुत किसी ने निकाला नहीं निकाला, आजकल कैश की उतनी सिग्निफिकेंस कम हो गई। लेकिन क्या आगे ऐसा होगा कि लेकिन ये तो है ना कि मेरे बैंक अकाउंट में एक पैसा रखा हुआ है, चाहूं तो आज चेक से या कार्ड से निकालूं तो मुझे कैश मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा होगा आगे चलते हुए कि हमें पूरी की पूरी सैलरी ही इस फॉर्म में मिलने लग जाए, सीबीडीसी के फॉर्म में? तो पहले मैं ये बात मैं तो अभी गेस वर्क नहीं करना चाहता हूं, मगर मुझे लग रहा है कि पूरा भारत ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स डिजिटल करेंसी में चेंज ओवर हो जाएंगे। मगर इसमें एक चैलेंज है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके लिए हमें स्मार्टफोन की जरूरत है, और स्मार्टफोन और इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। मगर इसके साथ मैं 2 और पॉइंट आपको ऐड करना चाहता हूं जो बहुत आदमी नहीं सोचते
सोचते हैं कि कॉमन पब्लिक के लिए कैसे यूज होगा। पहली बात है कि कॉमन पब्लिक इसमें ये एडवांटेज पाएंगे कि अगर मेरे पर्स में अगर 500 रुपया 1000 रुपया है, मुझे खोने की चांसेस है जो डिजिटल करेंसी में कभी नहीं है, तो मैं पैसा खो नहीं सकता हूं। दूसरी बात होगी कि मैंने आपको मान के चलिए 10,000 रुपया ट्रांसफर किया, मान के चलिए मैं फिजिकल कैश में डील करता हूं और मैंने आपको 10,000 रुपया दिया, किसी के थ्रू भिजवाया और आपने वो रिसीव करके बोला मुझे 10,000 नहीं मिला मगर 9,500 मिला, तो ये जो डिस्प्यूट आती है कि एक नोट कम था 2 नोट ज्यादा था, वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर ट्रांसफर करूं तो उसका डिजिटल प्रूफ जिसे कहते हैं ट्रेस ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगा और ये कंफ्यूजन्स कम रहेंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बतानी है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है इंडिविजुअल के लिए। मान के चलिए अभी मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है और मेरे पास कोई एटीएम नहीं है, शायद मुझे 20 या 30 या 50 रुपया खर्चा करना पड़े उसे जाके कोई एटीएम या बैंक से विड्रॉ करने में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और टाइम दोनों बचती है जहां मैं डाउनलोड करके इसे यूज कर सकता हूं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रोबेबली जैसे आपने सवाल किया सैलरी और ट्रांजैक्शन बिटवीन B2C जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, वो पूरे ही डिजिटल में हो जाएगा। और दुनिया भर अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू CBDC हो गया तो डॉलर की जो अहमियत जो कहते हैं वो वीक हो सकती है, बिकॉज पूरी दुनिया इसको यूज करना चालू करेंगे और इंडियंस का पॉपुलेशन आज दुनिया में नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ है, तो इसमें इंपैक्ट इंटरनेशनल करेंसी और ट्रेडिंग में भी होगा। वैसे आप जो कह रहे थे, जितना मैं आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ रहा था, शायद ये जो ऐप होंगे इनको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी या हाई लेवल इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी चलाने के लिए। इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो हम और बात करेंगे, लेकिन मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी कि शायद इसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसलिए जस्ट ये बात मैं एक पासिंग रेफरेंस में कह रहा हूँ। एड्राज रजत साहब ये बताइए कि देखिए ये CBDC की बात ही तब शुरू हुई जब क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा हल्ला मचा, तब दुनिया भर में चर्चा छिड़ी, सेंट्रल बैंक्स ने अपनी डिजिटल करेंसी की बात की, तो एक तरीके का जवाब है ये क्रिप्टो करेंसी को। तो क्या ये उसको कहीं मतलब उस इकोसिस्टम के ऊपर कहीं कुछ ही अपना इकोसिस्टम बनाएगी, क्या होगा, क्या कोई कोरिलेशन उससे? कोरिलेशन तो होगा डेफिनेटली, पर आज के डेट में भी गवर्नमेंट काफी क्लियर है कि वो क्रिप्टो को डिजिटल एसेट्स की तरह ट्रीट करती हैं, करेंसी की तरह नहीं। क्रिप्टो में अभी बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत रिस्क है। आज जो आपने 100 रुपए का क्रिप्टो खरीदा, कोई भी आप करेंसी उठा लीजिए, क्रिप्टो करेंसी उठा लीजिए, वो आज से 1 घंटे में 100 रुपए का नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ चुका होगा। इसलिए इसको करेंसी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, ये किसी की पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंस है, RBI का ये स्टैंस है। डिजिटल करेंसी की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए। जितने कारणों के लिए सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि ये डिजिटल करेंसी बनी है वो सारे जायज हैं, पर ये इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल रहेगा, ये ज्यादा पर्टिनेंट रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल यूजर्स के लिए ये इतना यूजफुल नहीं है। मैं सोचूंगा इनकी जो कंपैरिजन की जाएगी, अगर आप भारत जैसे देश में ना बैठे होते जहां डिजिटल पेमेंट्स का दुनिया में से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आज की डेट में भारत में है, तो शायद इसकी जरूरत और आपको रिटेल यूजर्स को भी फील होती। पर आप आज उस देश में बैठे हैं जहां का UPI का सिस्टम अब 19 और देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो मैं जो कंपैरिजन करूंगा वो बोलूंगा रिटेल और होलसेल की जो कंपैरिजन है CBDC की, वो UPI और IMPS की है। IMPS आज UPI और RTGS की है। तो UPI आज की डेट में IMPS की रेल्स पे चलता है, बट आप और मैं अब उसके बारे में सोचते भी नहीं है। हम अपनी पेमेंट जो है वो UPI से करते हैं और UPI में और इतनी इनोवेशन आ चुकी हैं, आप उस पर क्रेडिट भी ले सकते हैं अपने कार्ड के साथ, अपनी कार्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं जो आप UPI को यूज करते हैं और आप उसके बारे में सोचते नहीं है कि ये कैसे यूज हो रहा है। पर RTGS जो है वो बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, और RTGS आप और मैं तो कम यूज करते हैं, हम बिजनेसेस ज्यादा यूज करते हैं। जहां जहां RTGS यूज होता है, मेरा मानना है कि CBDC की बहुत वैल्यू है, और एक B2B और G2B ट्रांजैक्शन में आएगा, जो गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। पर इसका क्रिप्टो से अब जो अगर आपने कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना है यूजर्स को, तो वो भी गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके थ्रू दे सकती है। जो आपने एक पॉइंट बोला कि एप्स को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा आज की डेट में अनफॉर्चुनेट है कि ई-रुपी और
ई रूपी के नाम से अब 2 चीजें इंडिया में चल रही हैं, एक सीबीडीसी और एक प्रीपेड वाउचर्स जो एनपीसीआई के अंडर आते हैं। तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है और ये क्लैरिफाई करना आरबीआई और एनपीसीआई के लिए बहुत जरूरी है। आगे ये चीज का क्लैरिफिकेशन बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो डिजिटल खासतौर पे पेमेंट के मामले में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बना ली, वो पूरी दुनिया में फिनोमिनल है। और ये उसमें एक और जिसे कहते हैं फिदर इन द कैप हो गया, जहां पर आप डिजिटल करेंसी लेकर आ गए हैं एक्चुअल करेंसी की तरह। बहुत सारे फायदे हमारे दोनों मेहमानों ने बताए कि उसका क्या फायदा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में भी, पूरे इकोसिस्टम में भी, उसको आप कहीं लूज नहीं कर पाएंगे। और अभी तो बहुत सारी डिटेलिंग है कि इसका पूरा एक ट्रेल बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, हमेशा पता रहेगा कि कहां से कहां तक कोई पैसा मूव करके गया। आगे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन चूंकि एक शुरुआत हुई और अब वो आपके हमारे लिए आ गई। कमर्शियल उन्होंने अलग लॉन्च किया है, लेकिन ये रिटेल वाला भी आ गया, जिसे बाकायदा आप अपने फोन में डाउनलोड करके फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये अब ऐप सबके लिए उपलब्ध है, आपके बैंक में भी आप देख सकते हैं। आज यही कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आपको बताएं कि ऐसी चीज आ चुकी है और हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, आपने बहुत अच्छी तरह इसके फायदे बताए और इसमें क्या उपयोग आगे हो सकते हैं वो फ्यूचर हमें दिखाया। धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।